हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी उसका इनवर्स बताना होगा, या फिर आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा जिसमें x होगा, y होगा, z होगा, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है ना वैसे, ठीक है। तो उसका एक सिस्टम गिवन होगा और उसमें आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर कहेगा a इनवर्स फाइंड करो, है ना। तो कैसे फाइंड करते हैं आज हम वो चीज समझेंगे, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये चीज समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहां पे से लिख लेते हैं, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। ये गिवन है, बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग, तो ऐसे दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे मानते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट c1, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, ठीक। ये क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसी तरह से और आगे बढ़ा लो आप इसको, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आप देखो बच्चों, इस जो ये सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाना है ना। इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, ये एक मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं। यहां पर देखो बच्चों, ये जो दिए ना x के कोफिशिएंट दिख रहा है ना, x के कोफिशिएंट यहाँ पे a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे a3, ये ऐसे दिए ना एक कॉलम के हिसाब से। तो आप इनको कॉलम के हिसाब से पहले लिख लो, a1 a2 a3, ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखो y के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b1 b2 b3, इसको भी एक कॉलम बना के ऐसे लिख लो आप, b1 b2 b3, और z के कोफिशिएंट क्या है, c1 c2 c3, इसको भी आप कॉलम बना लो, c1 c2 c3, और इसका आप नाम दे दीजिए a। क्या है ये, a मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में ध्यान रखो बच्चों, ये दिख रहा है x y z, क्या दिया है x y z, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, है ना। इसका भी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अभी ध्यान से देखिए आप, x y z चल रहा है ना, x y z ही तो चल रहा है हर जगह, x y z, यहाँ भी x y z, यहाँ भी x y z, तो आप इसको ऐसे लिख लो x y z। इतनी बात समझ में। और यहाँ पर बच्चों ये जो दिए ना d1 d2 d3, ये सब क्या होंगे, ये सब नंबर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट नंबर होते हैं ना वो ऐसे गिवन होंगे। अभी मैं आपको इक्वेशन लिख के बताऊंगा एग्जैक्ट। तो इस तरह से जो कांस्टेंट नंबर दिए होते हैं उनको आप ऐसे करके लिख लो, d1 d2 d3, और अगर आप ध्यान से चेक कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। आप देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, देखो इधर से देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे चल रहा है ना, रो कॉलम, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह से दूसरा और तीसरा, बनेगा नहीं बनेगा। तो बच्चों ये जो कोफिशिएंट वाले जो लिखे हैं ना हमने मैट्रिक्स बनाई है, जिसमें सारे कोफिशिएंट लिखे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सारे लिखे हुए हैं, है ना। इसको हम लोग a पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, a। और जिसमें ये चल रहा है ना x y z जो वेरिएबल्स लिखे हैं, इसको हम लोग बच्चों कैसे लिखेंगे, कैपिटल x से लिखेंगे। किससे, कैपिटल x से। मान लिया ये भी मैट्रिक्स है, ये जो कॉलम मैट्रिक्स दिए इसको मान लिया। अच्छा, और ये जो कांस्टेंट नंबर दिए हुए हैं, है ना, लास्ट में कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग b पढ़ते हैं। किससे, b से मान लिया। क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मान लिया इसको, ठीक। तो आप बात को ध्यान से समझो, ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ax इज इक्वल टू b बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें पहले यानी प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स से करते हैं, ठीक है। बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना, और ये भी नहीं लिखना मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कराना है। प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले, बाद में नहीं, बाद में मल्टीप्लाई नहीं कराना, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई
यहाँ पे अगर कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ और ही वैल्यू बन जाए, जरूरी नहीं है ना सेम टू सेम है। तो आप इसके पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, a इनवर्स फिर ax, इसी तरह इधर भी a इनवर्स b। इतनी बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, आपको मैंने बताया था बच्चों, अगर जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि a इनवर्स इनटू a क्या होता है, ऑलवेज i होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इतने की जगह पर i आ गया और ये x तो एज इट इज रहा, तो ये हो गया a इनवर्स b, ठीक। और बच्चों हमने ये भी पढ़ा है i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप कोई दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, कोई भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ये भी पढ़ा है ना हमने, i a इज इक्वल टू ऑलरेडी आपको a मिल जाता है। तो अगर a की जगह पर x आ जाए तो ये कितना मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये बात समझ में आई। तो ये फार्मूला यूज होगा बच्चों किसमें, आपको x y z ऐसे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और कहेगा x y z की वैल्यू बताओ मैट्रिक्स मेथड से। तो कैसे करोगे, x का मतलब मैट्रिक्स है कौन सी, जिसमें x y z की वैल्यू गिवन है, ठीक। तो उसके लिए बच्चों हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। अब a इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं एग्जिस्ट करता है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों यहां पे दिया हुआ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये दो वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का अगर सिस्टम गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है, तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग एज इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। अगर उसका सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसी के आधार पे हम बता सकते हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए बच्चों तीन कंडीशन है, बात को ध्यान से समझो। याद करो हम लोग बच्चों 10th क्लास में पढ़ते थे ना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, है ना, कि कोई इक्वेशन थी उसका नो सॉल्यूशन होता था, फिर इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते थे कि नहीं होते थे, फिर एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, ऐसे पढ़ते थे। तो बिल्कुल वही चीज यहां पे भी है, कुछ अलग थोड़ी है, सेम टू सेम है। बात को समझिए। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वेशन, अभी हम लोग देखो जितने भी a इनवर्स फाइंड करते हैं या डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, किसका फाइंड करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर आपको मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और इसकी इक्वेशन अभी मैंने समझाई थी ना, इक्वेशन कि ax b इसी की फॉर्म में होती है। अच्छा, तो पहली कंडीशन समझिए, अगर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है जिसकी इक्वेशन ये बन रही है ax b, ठीक, तो उसमें अगर सबसे पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकालो, किसका, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है ना, a मैट्रिक्स होगी, आप वो 2/2 का ऑर्डर भी हो सकती है, 3/3 का भी ऑर्डर हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, 0 के इक्वल नहीं आई का मतलब चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ठीक। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हाँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही a इनवर्स फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ जाए, ठीक, तो क्या होगा, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर उसका डिटरमिनेंट या तो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो उस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा और वो कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक बात याद रखिएगा, आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में और आपकी क्लास में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, बाकी नहीं मिलेंगे, लेकिन समझ लेते हैं आगे। दूसरी चीज, अगर बच्चों आप निकालते हो डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स गिवन होगी ना, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 0, क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब 0 आ गई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली बात तो आप ये समझ लो, ठीक है ना, कि जैसे 0 आ जाए तो हमें इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है कैसे पता करेंगे,
दूसरी चीज समझो। तो बच्चों उसकी आगे की कहानी क्या है कि आप क्या करो, एडजॉइंट ए निकालो और बी गिवन होगा ना, बी जो कांस्टेंट नंबर होंगे, एडजॉइंट ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, अगर आ गया 0, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो दोबारा से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा, लेकिन उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको तो सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन कंसिस्टेंट की कंडीशन ये भी हो सकती है ना। एक तो भैया ये तो भाई कि यूनिक सॉल्यूशन है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई, तब तो कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। कैसे पता लगाएंगे, अगर एडजॉइंट ए इनटू बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और 0 के इक्वल आ जाए, अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट तो कहा जाएगा, लेकिन उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे और जो अभी आपके क्लास में नहीं है। ठीक। तीसरी चीज इनकंसिस्टेंट के लिए, मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट निकाला, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और वो 0 के इक्वल आ गया, तो जैसे 0 के इक्वल आ गया, एक बात तो क्लियर है क्या कि A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल सही बात। फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट A इनटू B, जैसे यहां पे किया था, एडजॉइंट A इनटू B कराया। तो जैसे एडजॉइंट A इनटू B कराया और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, मतलब कुछ और आ गई, प्लस माइनस कुछ भी आ गई, 0 के इक्वल नहीं आई, तो क्या कहा जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी वो क्या कही जाएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कही जाएगी। ठीक। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। तो ये वाला तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही कम मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए केवल यूनिक सॉल्यूशन का मिलेगा। ठीक है ना। तो अब एक काम करता हूं, मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, है ना। ये जो टॉपिक दिए ना, इन पे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, केवल 2 वेरिएबल का लिया है, x y का, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम और आगे 3 वेरिएबल के भी समझेंगे। जैसे देखो बच्चों, दिया है x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है, सिस्टम है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, given system can be written as, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया। कैसे, ध्यान से देखो, ax = b, अभी समझाया था ना मैंने, ax = b, है ना। तो बच्चों a क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखो, a क्या होगा, a जो x y के कोफिशिएंट है वो लिखने हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया, देखो x की कोफिशिएंट, देखो इसके आगे कुछ नहीं, 1 तो है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2, और y की कोफिशिएंट क्या है, यहां पे 2 यहां पे 3, तो यहां पे लिख लो 2 और यहां लिख लो 3। क्लियर है। अच्छा, x क्या होगा, x क्या होगा, x का मतलब x y की वैल्यू, ये जो कैपिटल X दिया ना, तो यहां पे लिख लो x y। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में बच्चों क्या है, b क्या होगा बताइए मुझे, b को क्या लिखेंगे, b का मतलब जो कांस्टेंट नंबर की वैल्यू है ना, जैसे ये दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिख लो कितना, 2 and 3। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला हमें पता है, इस तरह से इसको बना लेते हैं, है ना। तो बनाने से पहले हमने क्या बताया था मैंने, इसका आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, है ना। और डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तब तो बात ही खत्म, और अगर नहीं आया तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये दिया हुआ ना 1 2 3 4। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे पता है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 * 3, तो 1 * 3 3 मिला, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो ये कितना हो गया, -1। तो बताइए ये डिटरमिनेंट क्या 0 के इक्वल आया, नहीं आया ना। तो जब ये नहीं आया तो ये क्या हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे बात को समझिएगा सही से, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो भैया मैंने क्या बताया, A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करता है। A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसिस्टेंट। क्या हुआ ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट हुआ। बात समझ में। आगे आपको A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन ये समझ में आया कि कंसिस्टेंट क्या चीज है। क्लियर है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए,
इसको पहले कॉपी कीजिए, एक और क्वेश्चन समझाता हूं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए इसको कैसे करेंगे समझते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखना है, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, वो तो आपको पता है। तो कैसे लिखा जा सकता है ये ax इज इक्वल टू b, ऐसे लिख सकते हैं ना इस सिस्टम को, ठीक। जहां पर a कितना होगा बच्चों, a कितना होगा, ये दिया देखो ध्यान से, x का कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया, और यहां पे हो गया 2, ठीक। अच्छा यहाँ पे हो 3 और 6 लिख रहे हैं, 3 है 6, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3 6, ठीक है, क्लियर। अच्छा x क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था ना x का मतलब x y जो वैल्यू होती है x y, ये लिख दिया। और b क्या होगा, b का मतलब जो नंबर गिवन होंगे आपको, ये कितने हैं 5 और 8, ठीक है ना। अच्छा अब ये बच्चों कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये कितना होगा 6 1 6, और फिर देखिए 3 2 6, तो बच्चों इसको सॉल्व किया, अब ये तो 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो ये बात तो क्लियर हो गया कि a क्या है, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया था, A इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना बच्चों, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब बच्चों ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अब ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, वो कैसे पता लगाएंगे, तो याद करो अभी मैंने कंडीशन बताई ना, ठीक है, क्या कंडीशन बताई थी कि आप इसका क्या निकालो, एडजॉइंट A निकालो और फिर इनटू B करो। अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, क्या आती है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। और अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, मान लो सॉल्व किया और 0 के इक्वल आ गया, तब तो ये कंसिस्टेंट है, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और अगर 0 के इक्वल नहीं आई तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, ठीक। तो एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ, इसके मैंने एक वीडियो बनाया था ना माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट के लिए, ठीक है। अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। अब समझिए बात को, समझो, है ना, टेंशन नहीं लेना है बस, मजे से समझो, है ना। हाँ तो देखो बच्चों एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। एडजॉइंट के लिए मैंने क्या सिखाया था, आप सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकाल लो, है ना, कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बात को समझो, ऐसे A11 A12, फिर यहां पे आते हैं A21 एंड A22, ठीक है ना, पता है कि नहीं, ध्यान से देखिए। अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, ये 1 + 1 2 इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव, और 2 + 1 3 ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव। देखो 2 + 1 3 नेगेटिव, और 2 + 2 4 होगा ना, तो जब इवन आए तो पॉजिटिव और ऑड आए तो नेगेटिव, क्लियर। अच्छा अब बात को समझो, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना होता था, जैसे A11 ये है ना, तो इसके सामने वाला नंबर ये लिख दो 6। 1 2 का मतलब ये इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला नंबर ये, तो ये वाला लिख दो, ठीक है ना। 2 1, अच्छा 2 1 मतलब 2 1 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है ना, सॉरी ये है ना 2 1, तो इसके सामने वाला नंबर कौन सा है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दो। और ये 6 है भाई, 2 2 का मतलब ये है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा है 1, तो ये लिख दो, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। अच्छा उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया। अब एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, है ना, यहां पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये जो एलिमेंट दिए ना, इनको जैसे कहा गया वैसे लिख लो, 6 - 2 6 - 2 -3 एंड 1, और हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए आप। तो एडजॉइंट A कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों ट्रांसपोज तो सीखा ना, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा 6 - 2 -3 1, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट A, आ गया ना। और B देखो ऑलरेडी गिवन है, B ऑलरेडी गिवन है, तो अब चेक कर लेते हैं, एडजॉइंट A * B करेंगे, अगर 0 आ गया तब तो कंसिस्टेंट है, और नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। तो एडजॉइंट A ये हो गया, और B कितना हो गया 5 × 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं 5 8, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं
ये यहाँ पे लिख लेता हूँ एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है ना, ये हमने करा लिया। तो ये एडजॉइंट ए हो गया, ये तो समझ में आ रहा है एडजॉइंट ए। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/1, दिख रहा है ना, दोनों इक्वल। तो ये 2 से 2 हटा दो तो जो ऑर्डर आएगा वो 2/1 का होगा। 2/1 का मतलब सिर्फ 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा। तो बच्चों देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 30 आया, और -3 को 8 से करो, ऐसे चलता है ना रो और कॉलम। 6 5 30 और -3 × 8 -24। फिर इधर आओ, -2 को 5 से करो -10 और 1 को 8 से करो तो 8 आया, है ना, ठीक है भाई। अच्छा इसको सॉल्व करो बच्चों, 30 -24 कितना आ रहा है, 30 -24 करूंगा तो 6 मिलेगा, -10 + 8 -2। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। देखो भैया इसकी वैल्यू क्या आई, 0 के इक्वल नहीं आई, है ना। अगर यहाँ पे 0 0 आ जाता तब तो कंसिस्टेंट हो जाता, लेकिन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते ना, लेकिन ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि वो तो यहीं से पता चल गया, ठीक। लेकिन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए हमको ये कंडीशन आगे बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो देखो एडजॉइंट ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। देयरफॉर क्या हो गया, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दिस इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, चलिए यहां लिख देता हूं इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालना है। अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पे 0 0 आ जाता तब भी कंसिस्टेंट होता, है ना, कंसिस्टेंट होता, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों यूनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पे देखो पहले डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर, अच्छे से समझ में आया सबको। अच्छा ठीक है, तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए x y z, ठीक। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने समझा ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब a इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी समझते हैं, ध्यान से देखो। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का जरूर आता है भाई, ये भी समझ लो, है ना। तो अच्छे से समझना कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया ना, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, यहां पे लिख लेते हैं द गिवन सिस्टम can be written as, कैसा लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखो, a इसको लिख सकते हैं written as ax is equal to b, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अच्छा जहां पर a क्या होगा, where a देखो, यहां पे देखो a क्या है, कोफिशिएंट होता है ना x y z के, तो यहां पे देखो क्या कोफिशिएंट है, इसके आगे कुछ नहीं, 1, यहां पर 2 और यहां पर भी 1, बात समझ में आई ना, 1 2 1, ये क्लियर है। अच्छा यहां पे आप देखो कितना है y का, -1, यहां पर 1 और यहां पर भी 1, इतना क्लियर है। अच्छा आप ध्यान से देखो, यहां ये कितना है 1, ये कितना है -3, और यहां पे देखो z के कुछ नहीं 1, तो यहां भी हो गया 1, है ना, बहुत सारे 1 आ गए थे। अच्छा उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, x क्या होगा, x कैपिटल X, है ना। अभी मैंने बताया कैपिटल X को क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो क्या दिया है x y z दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे लिख लो x y z। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है और x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, ये x y z की वैल्यू बतानी है और a इनवर्स बताना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा उसके बाद देखो बच्चों, ये b क्या होगा, b बताइए, b का मतलब ये जो नंबर दिए हैं 402, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो b लिखते हैं ना कांस्टेंट नंबर, हमेशा इक्वल के इधर रहने चाहिए, तभी आप लिखोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता, ये जो नंबर है अगर 4 इक्वल के इधर होता तो ऐसे होता -4, है ना, और चलो ये तो 0 ही है, बात हटाओ। यहाँ पर ये 2 उधर होता तो ऐसे होता, तो आप क्या करोगे, आप b तभी लिखोगे जब ये इक्वल के राइट साइड में होंगे। पहले दिए हो तब मत लिख देना कि ये 0 0 हो गए ना, ठीक, हमेशा इनको इक्वल के राइट साइड में करना है। तो ये कितना हो गया 4, ये तो ऑलरेडी 0 था, और ये कितना हो गया, मान लो अगर क्वेश्चन में दिया भी हो इक्वल के लेफ्ट साइड में, तो आप उसको क्या करो, राइट साइड में कर लो, ठीक है ना। उसके बाद भी ऐसे लिखना है, ठीक।
अच्छा अब ध्यान से समझो, देखो सबसे पहले बच्चों को क्या करना होता था, हम पता करेंगे कि भैया ये सिमिलर है कि नॉन सिमिलर है, तो उसके लिए हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये देखो दिया हुआ है ना, तो ये तो 3/3 का ऑर्डर है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे बात को समझो, ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर है ना 1, यहाँ पे 1 उठाओ, 1 लिया है ना, तो देखो ये पूरी लाइन कट गई और ये पूरी लाइन कट गई, तो कितना बचा 1 - 3 1 1, कितना बचा 1 - 3 1 1, ध्यान से देखो 1 - 3 1 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे भी लिख लेते हैं, अभी कर देते हैं 1 - 3 1 1, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब देखो प्लस, ये भी तो याद है ना, यहाँ पे क्या होता था प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मैं रो 1 के लॉन्ग सॉल्व कर रहा हूँ, साइन तो पता है कहाँ पे प्लस कहाँ माइनस होता है, हाँ ठीक, तो ये प्लस, तो ये उसके बाद फिर देखो बच्चों माइनस, क्या होता है यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी माइनस गिवन है कि नहीं, तो -1। चलो अब देखो ये पूरी लाइन कट और ये बीच वाली लाइन कट, दिख रहा है ना, ये फर्स्ट रो कट गई और ये सेकंड कॉलम कट गया, तो कितना बचा 2 - 3 1 1, तो यहाँ पे लिख लो 2 - 3 1 1, ठीक, प्लस माइनस फिर प्लस, अब कौन सा नंबर आया, अगेन 1 ही 1 आ रहा है, चलो भाई अच्छा हमारे लिए। अब बच्चों देखो देखो ये 1 लिया ना मैंने लास्ट वाला नंबर, ये पूरी लाइन कट ये पूरी लाइन कट, तो कितना बचा 2 1 1 1, यहाँ पे लिख लो 2 1 1 1, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो कैसे इसको फाइंड करते हैं, मतलब समझो, इसको सॉल्व करेंगे, हमें तो पता ही है ये 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, फिर -3 × 1, तो ये +3 हो गया माइनस माइनस, ठीक, और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो चलो चल लिख देते हैं 1, ठीक है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आओ 2 × 1 2 माइनस और -3 × 1 तो +3 हो गया, प्लस यहाँ पे आओ 1, यहाँ पे देखो 2 1 × 2 और 1 × 1 1, ठीक, तो ये कितना आएगा 3 + 1 4 3 + 2 5 2 - 1 1, और ये कितना हो गया 5 4 9 और 1 10। भैया बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 10 आई कि नहीं आई, और 10 का मतलब पॉजिटिव नंबर ही तो आया ना, अगर 0 आता तो क्या होता भाई, 0 आता तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती थी, तो साफ साफ बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक। अब एग्जिस्ट करता है तो भैया ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये भी समझते हैं, चलो। अच्छा ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, लेकिन आप माइनर निकालोगे फिर कोफैक्टर निकालोगे तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, वहां पर लिमिटेड टाइम होता है, तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हो। माइनर में क्या होता था भाई, कोफैक्टर माइनर निकालोगे फिर उनके निशान बदलोगे प्लस माइनस कोफैक्टर आ जाते थे, तो डायरेक्ट हमको तो पता है ना कैसे साइन चेंज करके, क्लियर है ना। चलिए तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे कोफैक्टर्स, ठीक, कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर यहाँ पे बच्चों कोफैक्टर को ऐसे लिखते थे ना A11 A12 A13, है ना। अच्छा आगे आते हैं, इधर आ जाइए, फिर A21 A22 A23, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे आ जाइए A31 A32 A33, ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों क्या करो, बस यहाँ प्लस माइनस बना लो, अभी बताया इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, तो देखो 1 + 1 2 होगा, इवन प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखो 2 2 4, इवन आए तो प्लस, 3 2 5, ऑड आए तो माइनस, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, सिखाया था ना अभी मैंने। अच्छा तो ध्यान से देखो बच्चों निकाल लेते हैं A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो ये लाइन कट ये लाइन कट, ठीक है, यहीं पे देखो ये बनेगा ना भाई, ये लाइन कट ये लाइन 1 - 3 1 1 ये आएगा, तो इसको सॉल्व करके कितना आया था 4 आया था, तो इसका तो हो गया 4, और इसको सॉल्व किया था कितना आया था 5, तो इसका हो गया 5, और इसको सॉल्व किया था कितना आया था 1, ये बात समझ में आई ना। ये जो अंदर वाले नंबर है ये हो गया कोफैक्टर, ठीक। अच्छा अब इसके लिए आते हैं यहाँ पे 2 1, याद रखना ये 1 1 से मतलब नहीं है जो आगे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो अंदर का नंबर है देखो इधर जैसे दिया ना ये लाइन कट ये लाइन कट, तो खाली इतना देखो कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। अच्छा
अब बच्चों 2 1 का कैसे निकालेंगे, 2 1 का फैक्टर, तो देखो ये बीच की लाइन कट और ये लाइन कट, तो कितना बचा -1 1 1 1, यहाँ पे देखो -1 1 ऐसे हो गया। तो आप इसको सॉल्व करो तो बच्चों -1 फिर ये -1, तो कितना आएगा माइनस माइनस, तो ये आ गया -2, यहाँ पे लिखेंगे -2 और एक देखो माइनस पहले से, तो ये हो गया +2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो यहाँ पे आते हैं 2 2, ये है ना 2 2, तो देखो बच्चों ये बीच की लाइन कट 2 2 यहाँ पे ना, ये बीच की लाइन कट ये कट, तो कितना बचा 1 1 1 1, भाई ये पूरा कट हो गया ये, तो 1 1 1 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 1 1 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अच्छा 2 3 पे आते हैं, यहाँ पर 2 3 है ना, ये पूरा कट ये पूरा कट, ये बीच की लाइन कट गई ये लाइन कट गई, तो 1 -1 1 1, तो कितना आया 1 -1 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 और +1, तो ये तो हो गया 2 है ना, तो इसको आप लिख लो 2 और ये माइनस का पहले से लगा हुआ है। अच्छा 3 1 पे आते हैं, ये 3 1 है, ये कट तो कितना होगा -1 ऐसे हम देखो -1 1 एंड 1 -3, तो इसको सॉल्व करेंगे -3 * -1 +3 और ये 1, तो ये हो गया 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अच्छा अब 3 2 पे आते हैं, 3 2 ये रहा है ना 3 2, तो देखो बच्चों ये लाइन कट और ये लाइन कट, कितना बचा 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, तो कितना आया -3 -2, तो ये -5 आया, तो यहाँ पे -5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +5। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा अब लास्ट बचा 3 3, ये बचा 3 3, तो ये लाइन कट, तो कितना बचा 1 -1 2 1, 1 -1 2 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और बीच में प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 3। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 3। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखो, इसको कॉपी कर लीजिए इधर वाला, ठीक है ना, बात को समझो। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया ना, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए आप ये एलिमेंट जो दिए ना इनको एज इट इज लिख लो, 4 5 1 2 0 -2 एंड 2 5 3, ठीक है ना, और इसका कर दो ट्रांसपोज। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज करोगे तो कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ध्यान से देखो, जो रो था ना कॉलम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो बना लेते हैं। तो ऐसे हो गया 4 5 1 2 0 -2 एंड 2 5 3, दिस इज ट्रांसपोज। ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये समझ में आया। अब बच्चों ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए जो बच्चों फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 डिटरमिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसका, ए इनवर्स का। अगर आपको याद होगा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था ना। अच्छा तो अब ये फार्मूला यूज करते हैं किसके लिए, ए इनवर्स के लिए। ठीक है ना, ये कॉपी हो गया। अच्छा आगे देखो, डिटरमिनेंट ए कितना आया 10, तो इसको यहां पर लिख लो, डिटरमिनेंट ए कितना मिल गया 10 मिल गया। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिए। अब तो बच्चों ए इनवर्स फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स के लिए क्या लिखेंगे, 1 डिटरमिनेंट ए, तो 1 डिटरमिनेंट ए कितना था 10 लिख लो, और फिर एडजॉइंट ए हमने ये निकाल लिया, तो चलो भाई एडजॉइंट ए लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 2 2 5 0 5 1 -2 3। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो ये बच्चों ए इनवर्स हो गया, क्या हो गया ए इनवर्स। ठीक है ना, अब बिल्कुल उसको छेड़ना नहीं है, अब आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया। तो ए इनवर्स तो फाइंड हो गया, ये क्या हो गया ए इनवर्स, इतना तो समझ में आया आपको। अच्छा ये ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमें ए इनवर्स फाइंड नहीं करना, और क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है। तो एक्स वाई जेड के लिए अभी क्या निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, ये हो गया ना कॉपी। तो देखो बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, है ना, बात को समझो। देखो बच्चों अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, याद आ रहा है ना, x = a इनवर्स b बताया था ना। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, किसके लिए, x y z की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों x कितना था, अभी बताया था ना, x का मतलब यहाँ पर x y z ऐसे हो गया ना, = a इनवर्स। अच्छा a इनवर्स क्या निकाला, ये निकाला, चलो a इनवर्स की जगह लिख देते हैं 1/10 4 2
505। यहाँ पे आते हैं 1 - 2 3। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद बच्चों देखो क्या दिया है, x ये हो गया, a इनवर्स हो गया b। अच्छा b कितना था स्टार्टिंग में, था ना b 402 था ना, b कितना था 402 है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगी, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। आप देखो ये 1/10 तो एज इट इज रहने दो, आप पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 1/10 एज इट इज लिखा रहने दो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 को 4 से किया तो 16, 2 को 0 से किया 0 और 2 को 2 से किया तो 4। ठीक, यहाँ पे आते हैं 5 को 4 से किया 20, 0 को 0 से किया तो 0, 5 को 2 से किया तो 10। ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर 1 को 4 से किया बच्चों 4 आया, -2 * 0 तो 0 हो गया, और 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर। अब देखो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा 1/10। यहाँ पे देखो कितना आएगा, बात को समझो, ध्यान समझो। 16 + 4 तो ये हो गया कितना 20, 20 + 10 ये कितना हो गया 30, और 4 + 6 ये कितना हो गया 10। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है ना। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, x y z इज इक्वल टू 1/10। कितना दिया है यहाँ पर 20, 30, 10। हम क्या करेंगे, अब 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये x y z एज इट इज रहेगा, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 10 को 20 से, मतलब 20 को डिवाइड करो 10 से तो कितना आया 2, 30 से किया तो 3, और 10 से किया तो कितना आया 1। आया कि नहीं आया, 10 2 20, 10 3 30, 10 1 10। तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3, और z की वैल्यू हो गई कितनी 1। तो आ गया ना यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। तो इस तरह से आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, समझ लीजिए। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको बताने में, और जब आप इसको 2-4 बार लगाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब देखना फटाफट चुटकी हो जाके हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो उनको फटाफट लगाइए। और सबसे पहले मैंने बताया ना क्या तरीका है पता करने का, क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटरमिनेंट a की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आई तो ही a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट होगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व होगा तो देखिए x y z की वैल्यू आ गई, a इनवर्स आ गया। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, इसमें आगे क्वेश्चन कीजिए, खूब दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।